بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ अब्बा के जनाजे में आए जन्नात की नज़र मुझ पर पड़ी तो बारात ही ले आए। आज फिर वो मेरे रूबरू था, जिसकी मोहब्बत की निशानी सोने के कंगन की सूरत में मेरी कलाई में पड़ी थी। उसका साथ एक खुशबू की मानंद था और वो जैसे बाहर का एक ताज़ा हवा का झोंका था। अभी मैं दुनिया से बेखबर होकर उसकी हसीन बातों के हिसार में कैद होना ही चाहती थी कि मामा ने मुझे आवाज़ दे दी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे हर हसीन मंजर मेरी आंखों से ओझल हो गया हो, और वो तो जैसे लम्हे के 1000वें हिस्से में कहीं गुम हो गया था। मैं मजबूरन छत से उतर आई। जब से जवानी में कदम रखा था, मामा मेरे लिए बहुत फिक्रमंद रहने लगी थी। हर वक्त उन्हें मेरी ही फिक्र रहती। अगर मैं उन्हें यह बता देती कि एक जिन ज़्यादा मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है, तो शायद वो ये बात कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती। रात को वो दवाइयों के ज़ेर असर गहरी नींद सोती तो मैं छत पर चली आती, जहाँ आजिम मेरा मुंतजिर होता। उससे अपनी तारीफ़ें सुनना मुझे बहुत पसंद था। हर रात मैं उसकी दिलफरेब बातों में खो जाती। उस रात भी मैं उससे मिलने के लिए ऊपर चली आई। छत पर तेज हवा चल रही थी और चारों तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। पूरे चांद की रोशनी 4 सू फैली हुई थी। मैंने इर्द गिर्द निगाहें दौड़ाकर आजिम को ढूंढना चाहा, मगर वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। उसकी मौजूदगी में मुझे खौफ महसूस नहीं होता था, मगर अब वो नहीं था तो मेरा दिल घबरा रहा था। मैं उसे ढूंढने लगी और आखिरकार अपनी उस कोशिश में नाकाम होकर सीढ़ियों की जानिब कदम बढ़ा दिए। उसी लम्हे वो एक कोने से हंसता हुआ नमूदार हो गया। मैं रो पड़ी तो वो बेचैन हो गया। मेरे आंसू उसके दिल पर गिरते थे। मैं तुम्हारे साथ एक छोटा सा मजाक कर रहा था, वो बेचैन होकर बोला तो मैं फट पड़ी। ये मजाक था जिसमें चाहे मेरी जान चली जाती। वो शर्मिंदा हो गया था। उसी वक्त मुझे अपने पीछे कदमों की चाप सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा तो पीछे मामा खड़ी देख रही थी। मेरे कदमों तले जमीन सरक गई। मामा हैरत से आंखें फाड़े मुझे देख रही थी। साफ वाज़ेह था कि वो चांद की रोशनी में मेरी आंखों के आंसू देख चुकी हैं। मैं खामोश खड़ी थी और आजिम मेरे सामने मुजरिम बना खड़ा था। पागल हो गई हो क्या? इतनी ठंड में यहाँ क्यों खड़ी रो रही हो? और तू किससे बातें कर रही थी? मामा ने फिक्रमंदी से कहा तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने एक नज़र अपने सामने खड़े आजिम पर डाली, जिसके चेहरे पर अब बेबसी वाज़ेह थी। तो ये था फ़र्क एक इंसान और जिनजाति की मोहब्बत का। तुम्हारे कॉलेज में जो फंक्शन है, तुम उसकी रिहर्सल कर रही हो? आजिम ने कहा तो मैं मामा से बोली, कॉलेज में पार्टी है मामा, मैं एक ड्रामे की तैयारी कर रही हूँ। मेरी बात सुनकर मामा के चेहरे पर इत्मीनान फैल गया और वो अपना हाथ सीने पर रखकर हंसते हुए कहने लगी, तूने तो मेरा दिल धड़का दिया था तस्मिया, किसी दिन मेरी जान निकालेगी तू। मैं उनके गले लग गई और बोली, आप मेरे लिए क्यों फिक्रमंद होती हैं प्यारी माँ? मुझे आपकी मौजूदगी में कुछ नहीं हो सकता। आप जैसी प्यारी माँ किस्मत वालों को मिलती हैं। मैं उनकी कमर में बाजू डाले जीने की तरफ बढ़ने लगी और पीछे मुड़कर एक नज़र आजिम की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर मायूसी फैली हुई थी। मैं मुस्कुराई और आंखों ही आंखों में उसको दिलासा दिया। हम नीचे आए तो मामा की नींद उड़ चुकी थी। जब से अब्बा काम के लिए शहर गए हुए थे, मामा हद से ज्यादा हसास हो गई थी। मैं आखिरी सीढ़ी पर थी। जब मैंने पीछे मुड़कर आजिम को देखा, उदास खड़ा हुआ था। मुझे उसकी रोनी सूरत देखकर उस पर तरस आया था, मगर उस वक्त मैं उसे आंखों ही आंखों में दिलासा देने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। सो मैंने उसको खामोश तसल्ली दी और मामा के साथ नीचे आ गई। अगले दिन कॉलेज की छुट्टी थी, सो मैं देर से उठी और घर के काम कर रही थी जब मामा की पुरानी दोस्त खाला साजिदा तशरीफ ले आई। मैं घर की झाड़ पोंछ करने में मसरूफ थी। वो सीधा अम्मी के पास गई और दुआ सलाम के बाद इधर उधर की बातें करने लगी। मैंने हाथ धोए और उनके लिए चाय बनाने के लिए चल दी। वो तेज आवाज में अम्मी से बातें कर रही थी और उनकी आवाज मुझे किचन में साफ सुनाई दे रही थी। बहन, तुम्हारी बेटी जवानी में सठा तो नहीं गई? देखने में तो अच्छी खासी समझदार लगती है, मगर हरकतें बिल्कुल पागलों वाली करने लगी है। ये बात तो मैं अच्छी तरह जानती थी कि वो बहुत ज्यादा मुंह फट है। दिल में जो बात भी होती है, कोई लिहाज रखे बगैर अगले बंदे को साफ कह देती है। उसके बावजूद उन्हें अपने बारे में इतने बुरे अंदाज में बात करते देखकर मुझे शदीद गुस्सा आया। मामा ने भी नाराजगी भरे लहजे में कहा, अरे भाई, ऐसा क्या हो गया? मेरी चांद सी बेटी के बारे में क्यों इस तरह बात कर रही हो? वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंसी और कहने लगी, तुम्हारी चांद सी शहजादी छत पर अकेले ही अकेले बातें कर रही थी, जैसे उसके सामने कोई खड़ा हो। अरे मैं तो कहती हूँ कोई नफ्सियात का अच्छा सा डॉक्टर देखकर उसका इलाज करवा दो। ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। रुपए पैसे की भी कोई खास तंगी नहीं है तुम लोगों को। हरगिज भी देर ना करो। ऐसा ना हो कि मामला ज़्यादा बिगड़ जाए। कल को तुमने इसकी शादी करके पराए घर भी भेजना है, इस बात का भी ख्याल रखो। उसकी बात सुनकर मेरे 14 तबक रोशन हो गए, जबकि मामा बोली, बस कर दे साजिदा, मेरा दिमाग ना घुमा।
मेरी बच्ची कोई पागल वागल या नफसियाती मरीज नहीं है, बल्कि वो तो अपने कॉलेज में होने वाली एक तकरीब के लिए तैयारी कर रही है। क्या कहती हैं उसको? रिहर्सल रिहर्सल कर रही है। मेरी सांस बहाल हुई तो मैं हंसते हुए कमरे के अंदर दाखिल हुई और बोली, रिहर्सल नहीं मामा, रिहर्सल कहते हैं। मामा हंस पड़ी और बोली, अरे कहते होंगे कमबख्त, मैं तो कहती हूँ तेरी खाला आई हुई है, बिरयानी के लिए गोश्त चढ़ा दे, सफाइयाँ बाद में होती रहेंगी। बिरयानी का नाम सुनकर मेरे भी मुंह में पानी आ गया और मैं चाय की ट्रे रख कर बिरयानी बनाने के लिए चल दी। मेरे बाबा शहर में काम करते थे। घर में मेरे और मामा के अलावा और कोई नहीं रहता था। बाबा 3 महीने बाद एक हफ्ते की छुट्टी पर आए थे और फिर वापस चले जाते। वो हर माह अपनी तनख्वाह घर भेजते थे, जिससे हमारा गुजर बहुत अच्छी तरह हो जाता था। इकलौती औलाद होने की वजह से वो दोनों मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं उनकी मिन्नतों मरादों से मांगी हुई औलाद थी। मामा बताती हैं कि जब उनकी शादी हुई तो वो रुखसती के बाद गांव की बड़ी सी हवेली में आई थी। वो हवेली आसिफ ज़दा थी। जब भी वो माँ बनने वाली होती, उनके साथ कोई ऐसा सीन हो जाता कि वो उस खुशी से महरूम हो जाती। कभी बेध्यानी में कोई गलत दवा खा लेती या फिर कोई उन्हें सीढ़ियों से इतनी जोर से धक्का देता कि वो फौरी तौर पर अपने बच्चे से हाथ धो बैठती। बाबा ने कई जगह उनका इलाज करवाया, मगर हर साल बच्चा पैदा होने की खुशखबरी मिलती और कुछ दिन बाद खत्म हो जाती। आखिरकार उन्हें किसी ने मशवरा दिया कि उन्हें अपनी रिहाइश गाह बदल लेनी चाहिए। बाबा ने वो हवेली छोड़कर गांव के करीब इलाके में एक मकान किराए पर ले लिया और वो दोनों वहां रहने लगे। तो 1 साल बाद मेरी पैदाइश हुई। मामा बताती हैं, मेरी पैदाइश के बाद पहली रात बड़ी कठिन थी। जिन्नात का पूरा गिरोह मुझे लेने के लिए आया था। मामा जो अलग घर में आकर बहुत खुश थी कि अब उनकी औलाद को उनसे कोई नहीं छीन सकता, इस मुसीबत पर परेशान रह गई। मगर जिन्नात को साफ कह दिया कि तुम मुझे एक इंसान समझकर कमज़ोर मत समझो। मैं मानती हूँ कि तुम लोग मुझसे ज़्यादा ताकत रखते हो, मगर याद रखना कि तुम लोग एक माँ से उसकी औलाद छीनने में कभी कामयाब नहीं हो सकते। सरदार जिन्नात ने कहा, तुम्हारे बच्चों की मौत एक हादसे से कम न थी, मगर यकीन करो तुम्हारी इस औलाद पर हम फिदा हैं। मगर तुम हमें गाजिब न समझो, हम इसको ज़बरदस्ती कभी लेकर नहीं जाएंगे। ये अपनी मर्जी से आना चाहे या तुम भेजो तो एक अलग बात है। जिन्नात ये कहकर चले गए, मगर उस रात मामा की आंखों से नींद कोसों दूर भाग चुकी थी। वो बताती हैं कि बचपन में अक्सर शदीद बीमार रहने की वजह से मैं बहुत रोती थी। कभी कभार मामा तंग आ जाती और मुझे डांटती तो फौरन ही कोई फकीर दरवाजे पर आ जाता और मांगने के लिए सदा बुलंद करता। मामा किसी सवाली को खाली हाथ नहीं जाने देती थी। सो वो बलाओं को टालने के लिए सदका देने दरवाजे पर जाती तो वो फकीर कहता, तंग हो रही है तो इसे हमें दे दे, हम इसको शहजादी बनाकर रखेंगे। मामा समझ जाती कि वो फकीर जन्नात की कौम से है और वो कोई जवाब दिए बगैर दरवाज़ा बंद कर देती। फकीर नाकाम वापस लौट जाता। ये वाक़या कई बार पेश आया तो मामा ने फकीर के लिए दरवाज़ा खोलना तर्क कर दिया और मुझे हर वक्त अपनी नज़रों के हिसार में रखती। आजिम की और मेरी दोस्ती को 5 साल बीत चुके थे। कहने को 5 साल थे, मगर मेरे दिल में जैसे 5 सदियों का साथ था। कई साल हो गए थे कि हमारे दरवाजे पर कोई जिनजात मेरे लिए सवाली बनकर नहीं आया था, मगर उसके बावजूद मामा की मुझ पर सख्त नज़र थी। आजिम रात की तन्हाई में हमारी छत पर चला आता था। चांद और सितारे हमारी मोहब्बत और बेशुमार वादों के गवाह थे। मुझे ऐसा लगता था कि हम कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने कभी नहीं सुना था कि किसी इंसान ने जिन्नात के ख़ानदान से शादी कर ली हो। आजिम मुझे हमेशा समझाता कि इरादा मजबूत हो तो हर नामुमकिन काम मुमकिन बनाया जा सकता है। उन्हीं दिनों बाबा छुट्टी पर घर आए तो खूब रौनक हो गई। बड़ी हवेली से सब लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे थे। मुझे सबसे मिलकर बड़ी खुशी होती थी। बड़ी हवेली में जाना तो मेरे लिए मुमकिन ना था, क्योंकि मामा ने मुझ पर बड़ी सख्त पाबंदी लगा रखी थी। मेरे दिल में सारी उम्र वहां जाने की हसरत रही थी। शादी ब्याह होता या मौत मैयत, हम लोग वहां नहीं जाते थे। मामा को अपने खोए हुए बच्चे बड़ी शिद्दत से आज भी याद थे। उनका ख्याल था कि अगर हम हवेली गए तो जिन्नात मुझे हरगिज न छोड़ेंगे। खैर, मैंने बाबा की खातिर मदारत में कोई कमी न छोड़ी। दिन भर आने वाले मेहमानों के लिए बड़े मज़े मज़े के खाने बनाए गए। रात को बिस्तर पर लेटी तो थकन की वजह से आंखें नींद से बोझल थी। मैंने जमाई ली और अभी सोना ही चाहती थी कि फिजा में एक खुशबूदार सी खुशबू फैल गई। मैं समझ गई कि आजिम मेरी राहों में पलके बिछाए मेरा इंतजार कर रहा है। नींद तो पहले ही उड़ चुकी थी। मैं जल्दी से उठकर बहुत एहतियात से सीढ़ियां चढ़ते हुए छत पर चली आई। मेरे अंदाजे के आइन मुताबिक वो मेरा मुंतजिर था। मुझे देखते ही वो मेरे करीब आया और शिकवा करते हुए बोला, पूरे 4 दिन बाद देख रहा हूं तुम्हें। मैं हंस पड़ी। क्या तुम नहीं जानते कि मेरी क्या मसरूफियात हैं? पढ़ाई के साथ साथ घर के काम और इकलौती औलाद होने के नाते मामा बाबा के ढेर सारे काम सब मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? वो हंस पड़ा और बोला, तुम्हारी पढ़ाई की हमारी दुनिया में कोई अहमियत नहीं है।
बेहतर है कि तुम अभी से इन फिक्रात से आज़ाद हो जाओ और खुशबाश ज़िंदगी गुजारो। मैं इतरा कर बोली, आप अपनी नसीहतें अपने पास रखिए, मुझे इनसे कोई सरोकार नहीं। उसने मेरी कलाई पकड़ी और मुझे अपने करीब कर लिया। उनकी पनाह इतनी दिल फरेब थी कि जी चाहा आखिरी सांस तक यहीं खड़ी रहूं। और मुझसे भी कोई सरोकार नहीं है क्या? आजिम की भारी आवाज़ पर मैं अपने हवास में लौट आई और खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाना चाहा तो उसने हंसते हुए मुझे छोड़ दिया और बोला, डर गई? मैं अपने जज्बात पर काबू पाते हुए मुंह बनाकर बोली, एक जिन से डरा ही जा सकता है। वो बोला, जिन की मोहब्बत में गिरफ्तार होते वक्त डर नहीं लगा था। मैंने उसके कंधे पर मुक्का दे मारा और बोली, बको मत वरना मैं नीचे चली जाऊंगी। मेरी धमकी ने असर दिखाया और वो एकदम सीरियस हो गया और बोला, क्या मैं बारात ले आऊं? मैंने कहा, एक नया मजाक शुरू। वो बोला, ये मजाक नहीं बल्कि हकीकत है। आखिर एक ना एक दिन हमें शादी तो करनी ही है, फिर कोई कदम उठाने में हर्ज ही क्या है। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। उस वक्त मुझे ठंडी हवा की फिक्र थी और ना ही दिसंबर की सर्द हवाएं मुझे महसूस हो रही थी। उस वक्त वो सामने था तो मेरे दिल में सबका तासुर बेअसर हो चुका था। आजिम के प्यार की गरमाइश इतनी ज्यादा थी कि मुझे ना सर्दी का ख्याल रहता ना गर्मी की परवाह। नजरें झुकाकर बोली, हाँ हमें एक होना चाहिए। आजिम मुस्कुराया और मेरे चेहरे पर आई शरारती लट को मेरे कान के पीछे करता हुआ बोला, ठीक है मेरी जान, वैसे भी अब मजीद दूरी सहना मुश्किल हो गया है। मैं जल्द अज जल्द तुम्हें अपने पास लाना चाहता हूँ। तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। और हाँ, इतनी ठंड में मौसम की परवाह किए बगैर मेरी खातिर यहाँ आने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं मुस्कुराई और उसे हाथ हिलाकर अलविदा कहती नीचे अपने कमरे में चली आई। मेरे लबों पर दिल फरेब मुस्कान छाई हुई थी। मोहब्बत की खुमारी इतनी हसीन थी कि बिस्तर पर लेटने के बावजूद नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। रात के न जाने किस पहर मेरी आंख लगी। सुबह मामा ने बड़ी मुश्किल से जगाकर कॉलेज के लिए रवाना किया। बाबा कहते ही रह गए कि मेरी बेटी को सोने दो, इसकी नींद खराब ना करो, एक छुट्टी कर लेने से कौन सा तूफान आ जाना है। मगर मामा ने उनकी एक ना सुनी और कहने लगी, इसका तो रोज का यही मामूल है, तो क्या घर पर बिठा लूं? आप भी हद करते हैं। औलाद को पढ़ाना कोई आसान काम नहीं है, दिल पर पत्थर रखकर जगाना पड़ता है। अरे मुझे कोई शौक थोड़ी है तस्मिया की नींद खराब करने का। मामा ने बाबा को भी डांट कर रख दिया। मैं मुंह बनाती हुई नाश्ता किए बगैर घर से निकल गई। मामा ने जबरदस्ती खाना पैक करके मुझे पकड़ा दिया। मैंने बैग में रख दिया। गुज़िश्ता रात होने वाली मुलाकात का असर था कि कॉलेज में भी दिमाग ठिकाने पर नहीं था। मैं गायब दिमागी से काम कर रही थी। जैसे तैसे दिन गुजरा और जैसे ही मैंने घर में कदम रखा मुझे कुछ गैर मामूली सा एहसास हुआ। मामा और बाबा कुछ खामोश से थे, उनके चेहरे बुझे बुझे से दिखाई दे रहे थे। मुझे हैरत हुई। मैंने वजह पूछी तो कहने लगी, कुछ मेहमान आए थे, उनके बारे में तुमसे बात करनी है, मगर पहले तुम फ्रेश होकर आ जाओ। मेहमानों का नाम सुनकर मेरे कदमों तले जमीन सरक गई थी। मैंने कहा, मुझे फ्रेश होने की अभी जरूरत नहीं है, आप प्लीज मुझे बताइए कि कौन आया था और किसके लिए आया था। मेरा उड़ा हुआ रंग देखकर मामा मुझे बगौर देख रही थी, जैसे वो कोई अंदाजा लगाना चाह रही हो। मुझे शर्मिंदगी सी महसूस हुई और मैंने निगाहें झुकाई तो वो कहने लगी, यानी तुम आजिम को जानती हो? वो जैसे ही अपने अंदाजे की तस्दीक करना चाह रही थी। मैंने सर हिलाकर इकरार कर दिया तो वो मुझे गले लगाकर बोली, तेरी माँ नहीं दोस्त भी हूँ। पागल लड़की, कोई पसंद था तो पहले ही बता देती। इंसान आने वाले मेहमानों के लिए कोई एहतमाम कर लेता है, अचानक से रिश्ता आ गया, पता ही ना चला। मामा के अंदाज पर मैं और बाबा हंस पड़े। बहुत अच्छे लोग हैं भाई, मैंने कह दिया है कि हम इस एतवार को लड़का देखने आ रहे हैं, फिर तुम्हारे बाबा ने वापस चले जाना है। मैं तो कहती हूँ तस्मिया के बाबा, इसको तो लड़का पसंद है, हमें भी लोग अच्छे लगे, घर बार एक बार देखकर बिस्मिल्लाह कर देंगे। आपके इसी चक्कर में बाबा बोले, झल्ली हो गई है क्या? लड़के को चंगी तरह देखना भी तो है कि इंसान का बच्चा है या जिन का बच्चा। मैंने चौंक कर बाबा को देखा मगर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मैं उनका मजाक समझ गई मगर उन्होंने मजाक में भी सच बात कह दी थी। मैं दिल ही दिल में दुआ करती रही कि आजिम की हकीकत कभी मेरे माँ बाप पर ना खुले, वरना मामा तो शायद कभी ये सदमा नहीं सह पाती कि उनकी बेटी एक जिनजात की मोहब्बत में गिरफ्तार है। अगर सबको मालूम हो गया तो फिर मैं क्या जवाब दूंगी। एक तरफ आजिम से शादी की खुशी थी तो दूसरी तरफ दिल को पंखे लगे हुए थे। मैंने आजिम से कह दिया कि अगर ये राज खुल गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। उसने मुझे मुकम्मल तौर पर यकीन दहानी करवाई कि वो अपने माँ बाप को बड़ी अच्छी तरह से समझा चुका है और वो इस बात का मुकम्मल ख्याल रखेंगे। मामा बाबा आजिम के घर जाने की प्लानिंग करने लगे। कभी वो किसी बात पर लड़ पड़ते और कभी एक दूसरे के मशवरे पर इत्तफाक करते। मैं घर के कामों में लगी हुई थी
और उनकी बातों को खूब एंजॉय भी कर रही थी। उन दोनों ने फैसला किया कि वो चचा को अपने साथ लेकर जाएंगे। मेरे चचा बहुत समझदार थे और गांव के लोग अक्सर मामलात में उनको अपना बड़ा बनाते थे। बाबा ने चचा को फ़ोन कर दिया तो उन्होंने वादा किया कि वो जल्द घर मिलने के लिए आएंगे। कारोबारी मसरूफियात की वजह से वो कई साल से हमारे घर नहीं आ सके थे। अगले दिन चचा आए तो दरवाजे पर ही रुककर लंबी लंबी सांसें लेने लगे। क्या बात है फजलू, अंदर चलकर बैठ, यहाँ क्यों बुत बनकर खड़ा हो गया है? बाबा ने हंसते हुए कहा तो चचा ने परेशान होते हुए कहा, वे मुझे तेरे घर से किसी गैर इंसानी मखलूक की खुशबू आ रही है। बाबा हंस पड़े और कहने लगे, हम सब तो इंसान ही हैं, हाँ बाकी तेरा पता नहीं। बाबा की बात पर चचा बुरा मुंह बनाते हुए बोले, मैं कोई मजाक कर रहा हूँ? तुसी हर बात को मजाक में छुड़ाया करो, किसी बात को कभी सीरियस न लेना। चचा बुरा सा मुंह बनाते हुए बोले, जबकि बाबा ने कहा, तूने बात ही ऐसी किया है पगले, यहाँ हमने तुम्हें अपनी प्यारी बेटी की शादी के मामला तय करने के लिए बुलाया है, ना कि खुशबू बदबू सूंघने के लिए। चचा ने हार नहीं मानी और बोले, पूरा गांव मुझसे तावीज़ लेकर जाता है, एक तुम ना मेरी सलाहियतों को सारी उम्र मानना। हाँ, सियाने से ही कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर। बाबा हंसते हुए बोले, मान लेंगे तेरी सलाहियतों को भी, अभी तू लड़के वालों का हाल अहवाल सुन। ये कहकर मामा और बाबा आजिम के घर वालों के बारे में चचा को आगाह करने लगे। मैं चचा को सलाम करने के बाद किचन में आ गई। ये बात तो मैं अच्छी तरह से जानती थी कि मेरे चचा फजल इल्म नुजूम रखते हैं, लेकिन इस बात का मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उनकी इस जन्नात के वजूद को पहचानने में इतनी तेज़ है। मुझे अपने आसपास खतरे की घंटियां महसूस हो रही थी। मैं दिल ही दिल में खैर व आफियत की दुआएं मांगने लगी। ऐसा पहली बार था कि चचा उस रात हमारे घर पर ही रुक गए। मुझे अपने कमरे में शदीद घबराहट महसूस हो रही थी। मेरा बहुत दिल चाहा कि मैं उठकर ऊपर छत पर चली जाऊं, लेकिन रात को 12 बजे के बाद मुझे चचा के कदमों की चाप कमरे से बाहर साफ सुनाई दे रही थी। वो इस तरह चहलकदमी कर रहे थे जैसे वो मेरी चौकीदारी कर रहे हों। मैं देर तक जागती रही कि वो अपने कमरे में जाकर सो जाएं, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे आज उनका सोने का कोई इरादा नहीं है। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और चचा को देखकर हंसते हुए बोली, क्या बात है चचा, आपको नींद नहीं आ रही है? आपको भूख लगी है तो मैं खाना दे देती हूँ। मैंने बेहद नॉर्मल अंदाज में कहा तो वो बोले, नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं लगी है, तुम मेरी फिक्र मत करो और जाकर सो जाओ। उनका लहजा बेहद सख्त था, जैसे उन्होंने अपने गुस्से को बामुश्किल दबा रखा हो। कुछ मजीद कहने की मुझ में हिम्मत नहीं थी, सो मैं चुपचाप दरवाज़ा बंद करके लेट गई। उसी वक्त मुझे छत पर से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। मेरा दिल मुट्ठी में आ गया। इस बार मुझसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। मैं अपने बिस्तर से उठी और बाहर आ गई। चचा कुछ पढ़कर छत की तरफ दम कर रहे थे। उनकी मुझ पर नज़र पड़ी तो उन्होंने कहर आलूद नज़रों से मुझे घूरा और हाथ के इशारे से अंदर जाने का कहा। उनकी आंखों से मुझे खौफ महसूस हुआ। ना चाहने के बावजूद भी मुझे अपने कदम वापस मोड़ने पड़े। क्या मैं तुम्हें खोने वाली हूँ? मैं दिल ही दिल में आजिम से मुखातिब थी। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए और मैं बेड पर बैठकर ज़ारो कतार रोने लगी। चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आहिस्ता होने लगी और साथ ही मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे नींद की बहुत सारी गोलियां खिला दी हों। मुझे शदीद तरीन नींद आ रही थी। मैं भूल गई कि मैं क्यों परेशान थी, मैं क्यों रो रही थी। मेरी आंखें बंद हुई और मेरा दिमाग अंधेरे में डूब गया। सुबह मामूल के मुताबिक मेरी आंख खुली तो रात का सारा मंजर मेरी आंखों के सामने लहरा गया। साथ ही खौफ की एक लहर पूरे जिस्म में दौड़ गई। एक नज़र अपनी कलाई पे मौजूद कंगन पर डाली जिसकी रंगत मुझे कुछ बदली हुई महसूस हो रही थी। न जाने ये मेरा वहम था या हकीकत, लेकिन मुझे यही महसूस हुआ। क्या हमारी मोहब्बत अपना रंग खो रही थी? मैं समझ न पाई आखिर हकीकत क्या थी। किस बात ने कंगन का रंग तब्दील करके रख दिया था? ये सोचकर मैं उलझ सी गई। मामा ने कॉलेज जाने के बारे में पूछा तो मैंने तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर छुट्टी कर ली। नाश्ते के बाद मामा आजिम के घर जाने की तैयारी करने लगी। उन्होंने अलमारी से अपना नया और खूबसूरत जोड़ा निकाल कर पहना और बाबा को भी अच्छा सा जोड़ा दिया। वो दोनों बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। तस्मिया की अम्मा, तू वोटी ही बन गई है। बाबा ने अम्मा को तैयार देखकर छेड़ा तो मामा हंस पड़ी। आखिर होने वाली सास हूँ, सादा सा मुंह लेकर जाती अच्छी नहीं लगूंगी। मामा ने बाबा की बात को नाक पर बैठी मक्खी की तरह उड़ा दिया और बैग लेकर घर से बाहर निकल गई। चचा पहले से ही गाड़ी में बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। मैं तो जैसे उनके घर से निकलने ही की मुंतजिर थी। मैंने दरवाजे की कुंडी लगाई और दौड़कर छत पर चली आई। छत पर अजीब सी बू फैली हुई थी। मैं हैरान सी इधर उधर देखने लगी। आजिम मेरी गैर मौजूदगी में जब भी यहाँ आता था तो अपनी मोहब्बत की कोई निशानी जरूर छोड़कर जाता था। कभी गुलाब की पत्तियाँ, कभी कोई तोहफा मेरा मुंतजिर होता था। मगर अब तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कई साल से इस दुश्मन जाँ का यहीं से गुजर नहीं हुआ था। मैं कुछ आगे बढ़ी
और स्टोर रूम में कदम रखा तो ये देखकर हैरान रह गई कि वहाँ कुछ जले हुए औराक पड़े थे। मैं जले हुए कागज़ों के पास बैठकर हालात का जायजा लेने लगी तो ये देखकर मुझे शदीद हैरत हुई कि उन जले हुए कागज़ों पर आज़िम का नाम लिखा हुआ था। क्या ये सब चचा ने किया था? एक ये सवाल मेरे जहन में गर्दिश कर रहा था। मैंने उस राख को जल्दी जल्दी अपने दामन में समेट लिया और स्टोर रूम में ऐसी कोई मशकूक चीज़ देखने लगी जिससे मुझे अंदाज़ा हो जाता कि हम दोनों को जुदा करने में चचा ने अपना किरदार अदा किया है। मगर मुझे पानी की कुछ छींटों के निशान के अलावा वहाँ कोई और चीज़ नहीं मिली। मैं सारे जले हुए कागज़ों को अपने दामन में संभाले नीचे की तरफ दौड़ी और उन सबको पानी में बहा दिया। मैंने सुना था कि पानी में बहा देने से जादू का असर ख़त्म हो जाता है। अब मुझे इस बात का डर था कि चचा आज़िम के घर जाकर न जाने कौन सा गुल खिलाने वाले थे। मुझे मामा बाबा पर गुस्सा आने लगा जिन्होंने अपने मामले में उनको भी शामिल कर लिया था। क्या ही अच्छा होता अगर वो उन्हें नहीं बुलाते और हमारे मामलात खैर खैरियत से तय पा जाते। चचा को धोखा देना इतना आसान नहीं था जितना कि मैं समझ रही थी। उन्होंने घर में कदम रखते ही यहाँ की सूरत-ए-हाल भांप ली थी। मुझे खौफ महसूस हो रहा था। दिल में खदशात पैदा होने लगे थे। चचा सारी हकीकत जान चुके थे। ये बात मेरे लिए परेशान कुन थी। काश ये एक ख्वाब हो और मैं जल्द बेदार हो जाऊं। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी। मामा पापा घर आए तो दोनों कुछ खामोश थे। मैं उनसे पूछना चाहती थी मगर हिम्मत न कर पाई। चचा कुछ देर बाद घर आए और बाबा से अलहदगी में कुछ बात करने लगे। मामा का मूड खराब था। चचा के जाने के बाद कहने लगी, अच्छा भला घराना है मगर तस्मिया के बाबा तुम्हारे मिजाज ही नहीं मिलने का नाम दे रहे। उन लोगों का इखलाक देखा है कितना अच्छा था। खाना ऐसा आला तरीन कि हमने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। उसके बावजूद ऐसे रिश्ते को इनकार करना कुफरानी नेमत नहीं तो और क्या है। मामा की बातों पर बाबा कहने लगे, बदहद है, इतना लालच भी चंगा नहीं होता। सिर्फ खाना पीना नजर आ रहा है। तूने ये गौर नहीं किया कि कैसी वीरान जगह उनका घर है। 2 पहाड़ों के दरमियान घर में जाते हुए ऐसा लगता है कि अभी दूर खाई में गिर जाएंगे। ना बाबा ना, मैं अपनी धीरानी की शादी ऐसी जगह हरगिज नहीं करूंगा। तू भी अपने दिलो दिमाग से ये ख्याल निकाल दे कि वहाँ कभी ख्वाब में भी तस्मिया की शादी होगी। ना मेरे भाई को ये रिश्ता मंजूर है और ना ही मुझे मंजूर है। सो भूल जा तस्मिया का कोई रिश्ता भी आया था। बाबा ने ये बात कहकर सिगरेट सुलगाई मगर मामा का मुंह बन गया। चचा दूसरे कमरे में जा रहे थे। उनके किसी खास मुरीद ने उन्हें अपने पास बुलाया था। वो अलविदाई मुलाकात करने के लिए आए तो कुछ पढ़कर छत पर फूंका और मामा से बोले, बच्ची को अकेले छत पर हरगिज नहीं भेजना, मगरिब के बाद तो बिल्कुल नहीं। खैर उनके जाने के बाद मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया और हर रात आज़िम के आने की दुआ मांगने लगी। बाबा वापस काम पर जा चुके थे और हमारी पुरानी रूटीन शुरू हो चुकी थी। मामा की तबीयत ख़राब होती तो वो दवा खाकर घंटों सोती रहती और मैं छत पर आकर आज़िम को तलाश करती रहती। मगर आज़िम था कि जैसे मेरे घर का रास्ता ही भूल गया था। रो रो कर मेरे आंसू सूख चुके थे। मैं हर दिन उसके आने की दुआ करती। चचा के जाने के 40 दिन बाद एक रात मैं अपने बिस्तर पर बैठी उस दुश्मने जान को याद कर रही थी जब मुझे बेहद दिल फरेब महक महसूस हुई। मैं पहले तो अपना वहम समझी मगर दिल फरेब खुशबू मुसलसल आती रही तो मैं समझ गई कि मेरा महबूब मेरा इंतज़ार कर रहा है। मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। मैंने बिस्तर छोड़ा और अपनी खुशी को बमुश्किल छुपाए जैसे ही सीढ़ियों पर कदम रखा, पीछे से मामा की आवाज़ आई, रात के इस पहर कहाँ जाने लगी है? मैं संभल कर बोली, बारिश का मौसम हो रहा है मामा, छत पर से कपड़े उतार लाती हूँ। रात को बारिश हुई तो धुले कपड़ों का बेड़ा गर्क हो जाएगा। मेरी बात पर मामा मुतमईन हो गई। मैं ऊपर पहुंची तो वो एक हारे हुए जवारी की तरह मेरा मुंतजिर था। काफ़ी दिन बाद उसे देखकर मुझे खुद पर इख्तियार न रहा और मैं दौड़कर उसके गले लग गई। मुझे उस वक्त ऐसा लग रहा था गोया मैं एक तवील मुसाफत के बाद किसी घने सायादार दरख्त की छाया में आ गई हूँ। तुम्हारी जुदाई सहना बहुत मुश्किल है तस्मिया, मैंने बड़ी तकलीफ काटी है। आज़िम ने मेरे कान में सरगोशी की। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। तुम्हारे चचा ने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई है। ये देखो। आज़िम ने अपनी कलाइयाँ मेरे सामने की तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि वहाँ जख्मों के निशान थे। मैं अपने नाजुक हाथों से आज़िम के मजबूत बाजू सहलाने लगी। कुछ देर गुजरी तो मुझे मामा की आवाज़ सुनाई दी। मैं आज़िम को अलविदा कहकर नीचे चली गई। इतनी देर क्यों लगा दी छत पर? मामा ने सरसरी अंदाज में पूछा तो मैं बोली, चांद को ढूंढ रही थी मामा, बहुत देर से मिला। मामा सोने के लिए चली गई जबकि मैं आज़िम के ख्यालों में खो गई। वो मेरी नींद और चैन चुरा चुका था। आज इतने दिन बाद उसे देखने के बाद मुझे भला नींद कैसे आनी थी, मगर उसे देखने के बाद मेरे दिल की गहराइयों तक सुकून पहुंच गया था। मैं सोच रही थी कि अगर आज़िम मेरा नसीब बन जाता तो शायद मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की बन जाती। रात के पिछले पहर मैं मीठी नींद में डूब गई। बाबा रिश्ते से इनकार करके चले गए थे।
मगर ये बात मैं अच्छी तरह जानती थी कि इस इनकार के पीछे मेरे चचा का हाथ है, जो रिश्ता ख़त्म करवा कर अब बड़े मज़े से दूसरे मुल्क जाकर बैठ गए थे। कभी कभार मुझे रोना आ जाता और दूसरी तरफ मामा का भी सदमे से बुरा हाल था। उन्हें आजिम और उसके घर वाले बहुत पसंद आए थे, बल्कि उनके घर का खाना वो भूल ही नहीं पा रही थी। मैंने उनसे लाख कहा कि वो मेरे लिए दुआ करें, सिर्फ अफसोस करने से कुछ नहीं होगा, शायद दुआ से ही मेरी किस्मत बदल जाए। मगर वो कहती, तेरे बाप और चचा ने पीछे कोई कसर नहीं छोड़ी क्या? मैं हंस कर कहती, मामा, उम्मीद पर दुनिया कायम है, अच्छी उम्मीद रखें, हो सकता है कि आजिम की बारात इस आंगन में उतरे। वो मेरे चेहरे पर खुशी के रंग देखकर कहती, खुदा तेरी जबान मुबारक करे मेरी बच्ची, तुझे दुनिया की हर खुशी दिखाए। मैं दिल से आमीन कहती। वो एतवार का दिन था। मैं देर से उठी। मामा ने कपड़े धोए हुए थे, सो वो 11 बजे सोने के लिए लेट गई। महीने के शुरू के दिन थे। आजकल में बाबा आने वाले थे, सो मुझे उनका शिद्दत से इंतज़ार था। ये इंतज़ार इसलिए भी था क्योंकि बाबा के आने के बाद आजिम एक बार फिर अपने घर वालों को भेजने का इरादा रखता था। इस बार उसने कहा था कि वो पक्का इंतज़ाम करेगा ताकि इनकार की कोई गुंजाइश बाकी ना रहे। चचा यहाँ मौजूद न थे, सो मुझे उम्मीद थी कि इस बार हमारी शादी ज़रूर हो जाएगी। चचा नामी कांटा निकल जाने के बाद मैं बहुत मुतमईन और खुश थी। अब मुझे उस दिन का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था जिस दिन मैं आज़म की दुल्हन बनती। दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक हुई। मामा हड़बड़ा कर उठ गई। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने दरवाज़ा खोला। इससे पहले कि मैं आने वाले पर अपना गुस्सा उतारती, आगे का मंजर देखकर मेरे कदमों तले ज़मीन सिरक गई। बाबा को 4 कंधों पर उठाकर लाया जा रहा था। अपने बाबा को इस हाल में देखकर मुझसे अपने कदमों पर खड़ा रहना मुश्किल हो गया। तुम्हारे बाबा का एक्सीडेंट हो गया है बेटा, अफसोस वो जिंदा ना बच सके, एक शख्स ने इत्तला दी और मोहल्ले की खातिन ने आगे बढ़कर मुझे संभाला और अंदर ले गई। एकदम से हमारी दुनिया उजड़ गई थी। बाबा आज घर आ रहे थे, मगर अचानक एक बड़ा हादसा पेश आने की वजह से उनकी जान चली गई थी। बाबा के अच्छे अखलाक की वजह से कई लोग उनको जानते थे, सो बहुत से लोग ताज़ियत के लिए आ रहे थे। कई लोग मुझसे हमदर्दी का इजहार कर रहे थे, लेकिन मुझे बाबा की मौत के सिवा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बाबा के जनाजे में मैंने कुछ खूबसूरत और लंबी चौड़ी औरतों को देखा। वो मुझे प्यार कर रही थी। एक औरत जो कुछ उम्र रसीदा थी मगर मजबूत जिसामत वाली खातून थी, मुझे गले लगाकर बोली, बड़ी सोहनी है, मैं आजिम की माँ हूँ। वो मुस्कुराकर अपने बारे में बताने लगी तो मैं समझ गई कि वो इंसान नहीं बल्कि एक जिनजाती है। उनका इखलाक बहुत आला था और उनकी खूबसूरती देखकर बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो कोई आम खातून नहीं है। वो कई देर तक मुझे तसल्ली दिलासा देती रही। अगले दिन एक मुख्तसर सी बारात मेरे आंगन में उतरी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जन्नात को मैं इतना पसंद आऊंगी कि अगले दिन वो बारात ही ले आएंगे। मैं हैरत से इस सब को देख रही थी। उनके हाथों में सुर्ख रंग के बड़े बड़े गुलाब थे जो खास किस्म के पहाड़ों पर उगते हैं। आजिम की वालिदा बड़ी आजिज़ी से मामा के पास आई और बोली, बहन जी, मैं अपने बेटे के लिए एक बार फिर आपकी प्यारी बेटी का हाथ मांगने आई हूँ। हो सकता है कि आपकी बेटी को मेरे आजिम से बेहतर लड़का मिल जाए, मगर मेरे लिए शायद तस्मीर दुनिया की हसीन तरीन लड़की है। ये बच्ची हमें बहुत अजीज है, हम इसको नहीं छोड़ सकते। आपकी जो शर्त है मुझे मंजूर है। मामा ने अपने आंसू साफ किए और कहने लगी, मेरे लिए इतना काफ़ी है कि कोई मेरी बेटी को बहुत इज्जत और मान से अपने घर की जीनत बनाना चाहता है। मेरे लिए इतना काफ़ी है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी एक महफूज पनाहगाह में रहे। मेरी भी कितनी ज़िंदगी है, मैं कुछ नहीं जानती। अगर इसके बाबा की तरह मेरा वक्त भी यूं अचानक पूरा हो गया तो शायद मेरी बेटी अकेली रह जाए। आजिम की वालिदा फौरन बोली, आपकी उम्र दराज हो, आपका साया सदा आपकी बेटी पर कायम रहे। अब हाँ हो गई है तो मेरे ख्याल से इस नेक काम में मज़ीद ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। मामा की रजामंदी से मेरा और आजिम का निकाह पढ़ा दिया गया। यूं मैं अचानक से आजिम की बीवी बन गई। मेरी खुशियाँ यूं बाबा की मौत के बाद मुझे मिलेंगी, ये मैंने कभी चाहा था और ना ही सोचा था। मामा ने मुझे गले लगाकर ढेर सारी दुआएं देने के बाद रुखसत कर दिया था और यहाँ से मेरी नई ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। मामा को अभी तक मालूम नहीं था कि मैं एक जिन्नाती दुनिया में कदम रख चुकी हूँ। आजिम ने मेरा भरपूर अंदाज में इस्तकबाल किया था। यहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, मगर आजिम के अलावा यहाँ मेरी दिल लगी का कोई सामान न था। सबका मिजाज अच्छा था, मगर इंसान और जिन्नात के फ़र्क ने मुझे अकेला कर दिया था। मैं एक हफ्ते बाद घर आई तो मामा हैरत से मुझे देखती रही। तस्मिया, तेरे चेहरे पर वो खुशी नहीं जो एक नो ब्याता दुल्हन के चेहरे पर पाई जाती है। उनके लहजे में परेशानी थी और चेहरे से फिक्र टपक रही थी। मैं रूखी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, बाप के जनाजे से गुजर कर सेज तक का सफ़र बड़ा कठिन होता है माँ, और कोई गम नहीं। मेरी आंखों में आंसू देखकर मामा ने मुझे गले लगा लिया। मैंने खुद को संभाला और
खुश जाहिर करने लगी तो उन्हें कुछ इत्मीनान मिला। मैं उम्मीद से हुई तो आजिम ने यह कहकर मुझे मैके जाने से मना कर दिया कि वो अपने बच्चे को इंसानों से दूर रखना चाहता है। मैं इतनी बड़ी पाबंदी का कभी तसव्वुर भी नहीं कर पाई थी, सो मैं बहुत रोई, मगर लाख मोहब्बत करने के बावजूद वो अपने फैसले से 1 इंच ना हटे और मुझे बहला लिया। मेरे पास समझौता करने के अलावा कोई चारा न था, सो मैंने सब्र के कड़वे घूंट हलक से उतार लिए और माँ की याद में दिन गुजारने लगी। एक दिन मुझे रोता हुआ देखकर आजिम ने मुझे बहुत प्यार से गले लगाया और बोले, तुम्हारे चचा वापस आ चुके हैं, वो हमारे लिए खतरा बन सकते हैं, हमारे बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है, तुम प्लीज इस बात को समझो। उनकी बात किसी हद तक सही थी, मुझे इस चीज का अंदाजा था, मगर अपने बेकरार दिल का क्या करती। एक खूबसूरत जिनजादी को जन्म देने के बाद मैंने जैसे आजिम के खानदान में अपनी अहमियत में इजाफा कर लिया था। आजिम और उनके घर वाले बहुत खुश थे। एक दिन मैंने आजिम से अपनी ख्वाहिश का जिक्र किया कि मैं अब मामा से मिलने के लिए जाना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे बाखुशी इजाज़त दे दी, मगर बेटी को साथ ले जाने से मना कर दिया। मैं उस पर भी राज़ी हो गई। उस वक्त मुझे सिर्फ माँ से मिलने की जल्दी थी। मैं आजिम के साथ घर के सामने पहुंची तो एक बड़े से ताले ने हमारा इस्तकबाल किया। मैंने बराबर का दरवाज़ा खटखटाया। मामा के बारे में डरते हुए दिल के साथ पूछा तो मालूम हुआ कि मामा बड़ी हवेली जा चुकी हैं। जिंदगी में पहली बार मैं बड़ी हवेली की तरफ चल दी। दिल में अनजाना सा डर आज भी हलकोरे ले रहा था। सारी उम्र मामा ने मुझे इस खौफ से वहां नहीं जाने दिया कि कहीं जिन्नात उन्हें मुझसे ना छीन लें, मगर नसीब में जो लिखा होता है वो भला कैसे बदल सकता है। मैंने हवेली के अंदर कदम रखा और आजिम खुदा हाफिज कहकर दोबारा आने के लिए चले गए। मैं आगे बढ़ी और एक मुलाजिमा से मामा के बारे में पूछा तो वो हैरान नज़रों से मुझे देखते हुए बोली, उनका इंतकाल 2 माह पहले हो चुका है। मुझ पर एकदम गम का पहाड़ टूट पड़ा था। मैं दौड़कर चचा के कमरे में गई ताकि उनके सीने से लगकर अपना गम हल्का कर सकूं। उस वक्त मुझे किसी अपने की ज़रूरत थी, मगर उन्होंने मुझे देखकर मुंह फेर लिया और बोले, जिन कदमों से यहाँ आई है उन्हीं से वापस लौट जाओ, यहाँ तेरा कुछ नहीं बचा। मैं उनके कदमों में बैठ गई और बोली, मुझे माफ़ कर दें चचा, मेरे सर पर शफकत का हाथ रख दें ताकि मुझे एहसास हो कि इस दुनिया में कोई मेरा अपना है। मैं गिड़गिड़ाई, मगर चचा पर मेरी किसी बात का कोई असर ना हुआ और उन्होंने मेरी तरफ नज़र उठाकर तक न देखा। दूसरे कमरे से चची आई और मुझे गले लगाकर अपने साथ बाहर ले गई। तेरी माँ तुझसे मिलने के लिए बहुत तड़पी, मगर तू ना आई, इसीलिए तेरे चचा को गुस्सा आ रहा है, वरना उनके दिल में कोई नाराज़गी नहीं है। चची ने मुझे पानी पिलाया और मुझसे ढेर सारी बातें की। तेरी माँ की और मेरी एक वक्त में ही शादी हुई थी। भाभी बड़ी बहादुर और इखलाक वाली औरत थी, मगर बेचारी औलाद के मामले में शायद बदनसीब थी, तभी तो हर साल उनका बच्चा दुनिया में आने से पहले ही मर जाता। इस हवेली के पिछली तरफ जन्नात का बसेरा था। किसी इल्म वाले ने भाभी से कहा कि जब तक वो इस हवेली से नहीं निकलेंगी कभी जिंदा औलाद का मुंह ना देख सकेंगी। बस बेचारी ने ये हवेली छोड़ी तो पलटकर कभी देखा तक नहीं। सच है कि औलाद की मोहब्बत से बढ़कर कुछ नहीं होता, मगर क्या मालूम था कि जन्नात का गिरोह तो उसकी औलाद का पीछा ही पकड़ चुका है। बचपन में ना सही जवानी में ही मोहब्बत का झांसा देकर बच्ची को अपने साथ ले गया। यह हकीकत भाभी पर खुली तो उस बेचारी ने बड़ा गहरा सदमा लिया और जल्द ही खाक की खुराक बन गई। चची ने पूरी बात बताकर ठंडी सांस ली और फिर मुझे समझाने लगी, बेटा खुदा ने हर शय के लिए इसका मुकाम बनाया है। जैसे जन्नात की अपनी दुनिया है और इंसानों की एक अलग दुनिया, ये सब सदियों से एक निज़ाम के तहत चलता आया है। जिसने भी इस निज़ाम की रूगर्दानी की, वो चाहे इंसान हो या जिन, उसके हाथ खसारा ही आया है। मेरी दुआ है कि तुम सदा खुश रहो और ये कुल्लिया तुम्हारी ज़िंदगी पर फिक्स ना आए, मगर तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे पछतावे की लकीरें दिखाई देती हैं। क्या मेरा अंदाज़ा दुरुस्त है? चची की बात पर मैंने सर झुका लिया और बोली, ये पछतावे के आंसू नहीं है चची जान, ये माँ से दायमी जुदाई के आंसू हैं। आपकी बात का हर्फ हर्फ सच्चा है, मगर चाहे इंसानी दुनिया हो या जन्नाती दुनिया, जिंदगी कभी भी जन्नत नहीं होती, बल्कि आजमाइशों का एक गहवारा बनी रहती है। मेरी बात सुनकर चची ने असबात में सर हिलाया और मुलाजमा को बुलाकर चाय बनाने का कहा। जल्दी मुलाजमा चाय और दीगर लवाजमात ट्रे में लेकर कमरे में आई तो मामुश्किल मैंने चंद बिस्किट खाए और पानी का गिलास लबों से लगाया। मगरिब के बाद अंधेरा छाने लगा तो मेरा दिल चाहा कि मैं बिस्तर पर लेटकर गहरी नींद सो जाऊं। मुझे रात को सोए 1 साल से ज़्यादा अरसा बीत चुका था। जन्नाती दुनिया के बासी बनकर रातें मेरे लिए एक रोशन दिन का रूप धार चुकी थी। गलियों में सन्नाटा छाने लगा और चचा के घर की मुलाजमाएं छुट्टी करके जाने लगी तो मैं भी इजाज़त तलब करते हुए उठ खड़ी हुई। चची फौरन बोली, रात को देर हो जाएगी, अकेली कैसे जाओगी? मैं हंस पड़ी, मुझे अब अंधेरे से डर नहीं लगता चची जान, बस आप चचा का दिल मेरी तरफ से साफ कर दें, मुझे मजीद कोई ख्वाहिश नहीं। उन्होंने मुझे प्यार किया और बोली, मुझे उनके रवैये पर शर्मिंदगी है,
मगर मैं ये बात भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि उनकी यह नाराज़गी वक्ती है। कभी नाखून भी गोश्त से जुदा होता है क्या? खूनी रिश्ते इतनी आसानी से थोड़ी छोड़े जाते हैं। तुम खुश रहो और इस मामले से बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। चची की बातों ने मुझे खूब दिलासा दिया था। मेरे दिल को कुछ इत्मीनान नसीब हुआ था। मैं उन्हें खुदा हाफिज कहकर बाहर निकल गई थी। मैं ज़रा दूर चली कि आजिम चले आए और मेरे करीब आकर गुनगुनाए, तेरे बगैर सुना है मेरा सवेरा, चार सू फैल जाता है अंधेरा। मैं उनकी बात सुनकर मुस्कुराई और बोली, मस्के न लगाएं, बल्कि बेटी का हाल बताएं कैसा है। वो बोले, बेटी ठीक है, मगर वो अम्मा जान के साथ कुछ साल के लिए किसी दूसरी जगह चली गई है। मैंने चौंक कर आजिम को देखा और बोली, मगर क्यों? आजिम ने नजरें चुराकर कहा, मैं माजरत चाहता हूँ तस्मिया, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया था कि हमारे यहाँ जन्नात के बच्चों की तरबियत इंसान नहीं करते। मैं चीख पड़ी, वो इंसान अगर माँ हो तब भी नहीं? मेरी बात सुनकर आजिम ने शर्मिंदा होकर सर झुका लिया और बोले, नहीं, मेरे लिए आज एक नया सदमा तैयार था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जन्नाती दुनिया के उसूल इतने सख्त होंगे कि वो अपनी नस्ल को किसी इंसान के पास छोड़ना किसी सूरत गवारा नहीं करते। मैंने आजिम को लाख समझाने की कोशिश की और अपनी ममता के वास्ते दिए, मगर वो न माने और साफ कह दिया कि वो खुद इस मामले में मजबूर है। हर साल हमारे घर एक खूबसूरत बच्चे की पैदाइश होती, मगर बदकिस्मती से उस बच्चे को 7 दिन से ज़्यादा मेरे पास ना छोड़ा जाता। ये 7 दिन मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का अनमोल तरीन वक्त होता। उस 7 दिन में खुलकर अपनी ज़िंदगी जी लेती और फिर बाकी का पूरा साल खुद को समझाने और सब्र करने में गुजार देती। साल भर बाद सब्र आता तो दूसरे बच्चे की आमद तैयार होती। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि शायद ये मामा बाबा को धोखा देने की सज़ा है, या शायद मेरा मुकद्दर। वक्त के साथ आजिम की मोहब्बत में कोई कमी वाक़या नहीं हुई, मगर ऐसी मोहब्बत मेरे किस काम की कि वो मेरे लिए अपने कबीले का एक उसूल ही ना तोड़ सके थे। शायद उन्हें इस बात का डर था कि मैं अपने बच्चों के साथ अलग ज़िंदगी बनाकर आजिम को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। एक ना ख़त्म होने वाली सोचों का सिलसिला शुरू होता है तो मैं कई कई घंटे एक जगह बैठी रह जाती हूँ। उसके बावजूद किसी एक नुक्ते पर पहुंचना मेरे लिए नामुमकिन होता है। जब अपने बच्चे की याद आती है तो धड़कन रुक जाती है, सांस धीरे चलने लगती है। मैं बेबसी से मुस्कुरा देती हूँ और सोचती हूँ कि हम इंसान कितने नाशुक्र होते हैं, अपने हाल में कभी खुश नहीं रहते और हमेशा दूर देश के ख्वाब सजाते हैं जहाँ हमारी कोई जगह नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।